Yes, sir. Okay. लेक्चर 3 है ना आज। चलो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहाँ तक किए थे बताओ। सेल रिप्रेजेंटेशन, हाँ वो लिखना सिखा दिए थे। ये भी हम लोग देखे थे कैसे मेजरमेंट किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग रेफरेंस के लिए, बताए थे ना। तो एक फॉर्मूला भी उसमें लिखाए थे तुम लोग को कि ई नॉट सेल, किसी भी सेल का ई नॉट अगर कैलकुलेट करना है तुमको तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। कैथोड माइनस एसआरपी, हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये याद रखना। ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है, इक्वल होता है। साइन इक्वल रहेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और साइन अपोजिट रहता है। ये भी हम कल बताए थे ना। ये हम लोग इनफैक्ट जब कॉपर का हम लोग कैलकुलेट किए थे तो ये आया भी था। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ई नॉट सेल जो है, ये ई सेल या फिर ई नॉट सेल, ये क्या है ना, एक्चुअली एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, याद है? Yes, sir. किसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी इसकी मास पर डिपेंड करती है। मास पे डिपेंड करती है? नहीं सर, मतलब इंडिपेंडेंट होता है जो। ठीक है, तो ये इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्सटेंसिव वाला मास पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट या फिर मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये। तो ई नॉट सेल या ई सेल जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। दूसरा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? एडिटिव प्रॉपर्टी या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इफ ए केमिकल रिएक्शन, अगर ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो अगर केमिकल रिएक्शन को किसी नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर दो या किसी नंबर से डिवाइड कर दो, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बताओ तो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी मान लो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उस इक्वेशन, जैसे मान लो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है हमको उसका, उसके लिए, ठीक है, और अगर उस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ई नॉट सेल पे या ई सेल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो मास पे डिपेंड नहीं करता है ना? तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड कर दो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका ई सेल या ई नॉट सेल का वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख सकते हैं कि इफ ए केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो बाय एनी नंबर, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसका ई नॉट सेल रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड फॉर एग्जांपल, जैसा ऐसे हम लोग कर सकते हैं एग्जांपल में, जैसे मान लो कॉपर है Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कॉपर का कौन सा रिएक्शन शो कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ। रिडक्शन है। तो इसका पोटेंशियल हमको दिया हुआ ई यू, ई नॉट जो है ये Cu2+ से Cu,
तो इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग मान लो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2Cu2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 2Cu सॉलिड, तो इसके ई नॉट के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ। इसका ई नॉट का वैल्यू जो है ये सेम ही रहता है, 0.34 वोल्ट ही रहेगा इस केस में भी। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ई नॉट या ई सेल वाला प्रॉपर्टी जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बात समझ में आया? यस और नो? थोड़ा सा वॉइस हल लग गया, क्या? थोड़ा वॉइस लग हुआ था। अच्छा चलो, समझ आ गया ना ये चीज? यस क्लियर है ना? देख लो एक बार, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ गया? बोलो। यस चलो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड भी कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कि when two equations are added, when two equations are added, then E cell cannot be calculated by adding the EMF of the equations। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता है। जैसे मान लो किसी दो इक्वेशन को तुम ऐड कर रहे हो और रिजल्टेंट इक्वेशन जो आएगा ऐड करने पे उसका तुमको ई नॉट सेल निकालना है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशन का ऐड करेंगे तो उन दोनों का ई सेल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। वैसा भी नहीं कर सकती, ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होते हैं। समझ में आया? मतलब दो, जैसे हम लोग एंथैल्पी ये सब में करते थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, याद है? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन जो यूज करते थे, याद है तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स का? हेलो हेलो, क्या हुआ यार? हेलो, आवाज आ रहा है? सर आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, वो याद है थर्मोडायनेमिक्स में कैसे अप्लाई करते थे हम लोग? अरे याद है हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अरे जस्ट हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे देंगे। याद है या नहीं? हेलो अभिषेक? नहीं सर। अरे तो हाँ या नहीं बोलने में तुम लोग को क्या? सर कुछ बताएंगे तो याद आ जाएगा। कुछ बताएंगे? अब उतना टाइम है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पे हम सिंपली एक रेफरेंस, वहां पे जैसे हम लोग दो तीन इक्वेशंस दिया रहता था, हमको रिजल्टेंट इक्वेशन का चेंज इन एंथैल्पी निकालना रहता था। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे वो बताया गया था तुम लोगों को कि वो तीन इक्वेशंस जो गिवन है तुमको, दो या तीन इक्वेशंस, उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, टू से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे भी करके हम लोग रिजल्टेंट इक्वेशन लाते हैं। और जो भी जैसे करके हम लोग रिजल्टेंट इक्वेशन लाए हैं तो उसका एंथैल्पी भी वैसे ही वेरी करता है। तो वहां पे ये बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि एंथैल्पी जो था, जैसे वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कैलकुलेट करते थे रिजल्टेंट इक्वेशन का एंथैल्पी, वो हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी था। अगर इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो उसका एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंथैल्पी भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना है हमको, मान लो दो इक्वेशन ऐड करके हमको रिजल्टेंट इक्वेशन लाना पड़े, तो रिजल्टेंट इक्वेशन का ई नॉट सेल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐड करके निकलेगा। ठीक है, वो हमेशा वो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर दो इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हो तो उसका ई नॉट सेल जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके कैलकुलेट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, बोलो यस और नो। यस। यस सर। चलो, अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स थे
ई नॉट सेल या फिर ई सेल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ ध्यान देना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप हो रहा है, कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है, तो उसके लिए ई सेल का वैल्यू जो है ना हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ई सेल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और अगर किसी भी रिएक्शन के लिए ई सेल लेस देन 0 हो गया, तो अगर लेस देन 0 होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ रहे हो बात? ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये तो पता है ना, Yes. ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. इक्वल टू Zero. 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई सेल विल बी लेस देन 0 एंड फॉर इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको अभी अप्लाई करेंगे हम लोग, ये सारे पॉइंट्स जितना भी लिखा है तुम लोग को, ये अभी न्यूमेरिकल्स जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी, उसमें ये सारा पॉइंट्स अप्लाई होगा। लिख लिया उसको? Yes. चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, डेल्टा जी, याद है? डेल्टा जी या फिर डेल्टा जी नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, याद है ना? ये स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करते थे। Yes, sir. तो डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। डेल्टा जी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क that can be derived from a system at constant temperature and pressure। कोई भी सिस्टम अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उससे मैक्सिमम कितना यूजफुल वर्क डिराइव किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है डेल्टा जी। और डेल्टा जी और ई सेल को कैसे रिलेट करते हैं? तो ये रिलेटेड होते हैं इस इक्वेशन से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये फॉर्मूला याद रखो। या फिर डेल्टा जी नॉट अगर हम लोग लिखें तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस एन एफ ये ई नॉट सेल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एन एफ ये सबका मतलब क्या है? एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, लिख लेना इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर तुम लिख रहे हो उसको पहले सबसे पहले बैलेंस करोगे, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारा नेट इक्वेशन आएगा बैलेंस करने के बाद, तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को एन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब यहाँ F क्या है? F जो है फाराडेज का कांस्टेंट है। अभी फाराडेज लॉ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग फाराडेज का 2 लॉ पढ़ते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा। तो F जो है वहीं से आता है, ये फाराडे का कांस्टेंट है, ठीक है। फाराडेज कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग। माइकल फाराडे का नाम सुने हो ना तुम लोग? Yes, sir. Electromagnetic induction जो किया। हाँ, तो वही साइंटिस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी उनका कुछ है थ्योरी, तो वही उन्हीं के नाम पे है ये फाराडेज कांस्टेंट, ठीक है। फाराडेज कांस्टेंट किसको बोला जाता है? डेट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Yes. याद है ना? चार्ज Yes. ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वही चार्ज को अगर तुम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो तो वो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे उसको? Na से, एवोगाड्रो नंबर से, Yes.
तो जो भी टोटल वैल्यू आएगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को बोला जाता है फैराडे। तो जब ये मल्टीप्लाई किया गया एवोगाड्रो नंबर से, तो जो चार्ज आया टोटल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एग्जैक्टली आया था 96487 कूलम, है ना। लेकिन हम लोग इसको न्यूमेरिकली यूज करने के लिए इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 96500 कूलम यूज कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। समझ रहे हो? तो मोस्टली कैलकुलेशन में देखोगे हम लोग 96500, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 487, लेकिन राउंड ऑफ करके हम लोग इतना ये वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इस फिगर में यूज करोगे 487 यूज करोगे तो तुमको खुद ही पता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा या नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करोगे। Yes. तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए 96500 यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फैराडे बोला जाता है। और ई सेल या ई नॉट सेल, उसका वैल्यू तो तुमको पता है। तो डेल्टा जी और ई सेल कैसे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो सारे टर्म्स का मतलब समझ आ गया ना, कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है? Yes. चलो, अब डेल्टा जी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, और डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यह स्पॉन्टेन। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर लिख भी चुके हैं हम। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0, और ई सेल क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे, Zero. दोनों 0 होगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 और ई सेल भी इक्वल टू 0। चलो, इतना बात समझ आ गया। डेल्टा जी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और है। ठीक है, डेल्टा जी जो होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ये। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब मास पे ये डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। समझ में आ रहा है बात? जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये सारे एक्सटेंसिव होते हैं, मास डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर तुम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसके डेल्टा जी के वैल्यू में फर्क पड़ेगा। हम लोग देखे थे डेल्टा ई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन डेल्टा जी में चेंज होगा। और एक और चीज है कि डेल्टा जी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा उसका डेल्टा जी जो निकलेगा उसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? Yes. लेकिन डेल्टा ई में हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द टू इक्वेशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन डेल्टा जी कैन आल्सो बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। चलो, इतना बात समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, डेल्टा जी और डेल्टा ई में? Yes. चलो लिख लो इसको फटाफट, फिर अब न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हो गया? Yes. चलो,
अब जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन तुमको ऐसे दिया रहेगा, एक बीकर ले लिया हम लोग, इसमें एक हम लोग ले लिया सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया CuSO4, ठीक है। और इसमें हम एक रॉड डाल दिए, बोला गया यहाँ पे तुमको क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक रॉड ये स्टोर कर सकते हैं या नहीं, ये बताओ। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जो जिंक का रॉड है ये स्टोर किया जा सकता है या नहीं? नहीं सर। क्यों? ये तो तुम लोग बता दिए कि चलो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो वो तो वहां से एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे बताया। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करो, तो मैथमेटिकली प्रूव करना होगा ना। इस सेल के वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करके, ये अगर ये प्रोसेस, अगर हमको बताना है कि ये जिंक के रॉड को हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हमको ये शो करना होगा कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ। कॉन्टे स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस शो करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे इस सेल का वैल्यू अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 निकाल के शो कर दें तो हमारा प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, यस और यस नो। तो वही चीज हम लोग करेंगे कि यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा गया कि कैन वी स्टोर जिंक रॉड इन कॉपर वेसल, कॉपर वेसल कंटेनिंग CuSO4, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग इस सेल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दें, ठीक है, ये आंसर तो हमको पता है कि हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली शो करने के लिए हमको इस सेल इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 हमको शो करना होगा, मतलब प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताना होगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, इनॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। एक हमारा कैथोड बनेगा, एक हमारा एनोड बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसका ऑक्सीडेशन होगा, तुम लोग खुद बताओ। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और यस कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा यहाँ पे, यस और नो। यस सर। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, Zn सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ एक्वस, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, ये एनोड बनेगा। उसके बाद कॉपर का यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। तो ये रिएक्शन किस पे होगा, कैथोड पे, ठीक है। समझ आ रहा है? यस और नेट इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, नेट इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो सिंपली यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो सिंपली, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट होगा ही। अब यहाँ पे देखो हमको इस पूरे जो रिएक्शन है इसका इनॉट सेल निकालना है हमको। तो इनॉट सेल निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को बताएं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यस और नो। यस तो यहाँ पे कैथोड कौन है, कैथोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है, किस कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर कॉपर का। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जो लिखना है हमको, Cu2+ से Cu, ये कॉपर का कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है। और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एनोड पे। लेकिन यहाँ पे जो हमको वैल्यू यूज करना है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यूज करना है, समझ रहे हो। एनोड पे जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, ई नॉट Zn2+ से Zn, ये लिखेंगे ना। यस यस चलो अब यहाँ पे देखो इसका एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है डेटा, ये ई नॉट सब सारे मेटल्स का 25 डिग्री पे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। तो उसके वैल्यू में देखोगे तुमको कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है 0.34 वोल्ट,
ऐसे क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, ठीक है, ये याद नहीं रखना है तुमको। क्वेश्चन में जो भी, जहां भी जो डेटा का जरूरत पड़ेगा वो तुमको दिया रहेगा। तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है -0.76 वोल्ट। समझ आ रहा है बात? तो अब यहाँ देखो, ये ऑलरेडी ये माइनस है और आगे ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.34 और ये 0.76 ऐड हो गया दोनों, कितना हो गया टोटल? 1.1। 1.10 वोल्ट। तो आ गया यहाँ पे 1.10 वोल्ट, मतलब ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, स्पॉन्टेनियस। समझ आ गया बात? और अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो गया कि जिंक रॉड को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर नहीं कर सकते। समझ आया बात? यस। क्लियर है? तो ये डेटा तुमको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये वैल्यूज याद नहीं रखना है, तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चंस कराएंगे उसमें हम लोग वैल्यूज देंगे उसका, ठीक है। डेल्टा जी से भी तुम शो कर सकते हो, अगर डेल्टा जी नॉट देख लो, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, -NF ई नॉट सेल होगा। तो यहाँ पे देखो, तुम लोग खुद बताना एन का वैल्यू क्या लोगे इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है हमारा, इसके लिए एन का वैल्यू क्या लोगे तुम? बताओ बताओ, एन का वैल्यू क्या लोगे? इनका 2। 2। मतलब जो नेट हमारा इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है टोटल, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना हम लोग, तो यस। दोनों में। तो एन का वैल्यू हो गया 2। एफ के टर्म में ही रहने देते हैं, एफ का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। ई नॉट सेल यहाँ पे कितना आया, 1.1, ये भी यस। पॉजिटिव आया। तो ओवरऑल तुम्हारा जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है ये क्या आने वाला है, कोई नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगा, और डेल्टा नेगेटिव ही आएगा ना, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। और डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग शो कर सकते हैं, दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर ई नॉट पॉजिटिव कर दो या फिर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो दोनों से वो प्रूव हो जाएगा। समझ आया? यस। चलो, ये चीज समझ आ गया। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पहले हम बताएंगे, उसके बाद तुम लोग को करने देंगे, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन एक पहले हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमको गिवन है ई नॉट Cu2+ से Cu, ठीक है, Cu2+ से Cu, इसका जो ई नॉट का वैल्यू है ये हमको 0.337 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ई नॉट Cu2+ से Cu+, इसका भी पोटेंशियल हमको दिया हुआ है 0.153 वोल्ट, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट ई नॉट Cu+ से Cu, ठीक है, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमको पहले दो डेटा दिया हुआ है, उस दो डेटा के बेसिस पे हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे। अब उन दोनों, और हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए हमको एक इक्वेशन लिखना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं कि अगर दो इक्वेशंस को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट इक्वेशन ला रहे हो, तो उसका ई सेल हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है, बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर।
क्या पूछ रहे हैं हम, तुम लोग सुने? हेलो, अरे सुनाई दिया या नहीं? यस हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी दो रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके ई सेल को, तुम ई सेल के वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? नो सर, नो एडिटिव सर। नहीं। नहीं, वो अलजेब्राइक नहीं होता है, मतलब वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ई सेल को ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज बताएं तुम लोग को, डेल्टा जी। डेल्टा जी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? वो यस सर। एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी का हेल्प लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें देखो जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे पहले इक्वेशन लिखो। पहला जो हमको दिया हुआ है कि Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो Cu2 प्लस से अगर Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन को। यस सर। और ये यस सर। Cu में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये Cu में कन्वर्ट हुआ। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो E1 इसका, E नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.337 वोल्ट। ठीक है। यस अब सर। सेकंड इंफॉर्मेशन जो दिया गया हमको, ये क्या दिया गया? Cu2 प्लस जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu प्लस में। तो Cu2 प्लस अगर Cu प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा 1 होगा? इलेक्ट्रॉन। सर 1 वन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसका वैल्यू हमको दिया गया E02। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी ये दिया गया 0.153 वोल्ट, है ना? अब जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन है, जो हमारा नेट इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमारा क्या आएगा देखो, Cu प्लस से कन्वर्ट करना है हमको इसको Cu में। ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 1। Cu प्लस से अगर Cu में कन्वर्ट होना है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, है ना? और इसके लिए हमको ई नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमको नहीं दिया गया है, यही कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो हमारा जो पहला है, पहला जो इक्वेशन है हमारा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यही दो इक्वेशन को यूज करके हमको रिजल्टेंट इक्वेशन पे आना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तुमको रिजल्टेंट इक्वेशन पे आना है। तो कैसे ये दो इक्वेशन को यूज करके तुम रिजल्टेंट इक्वेशन कर सकते हो बताओ तो? इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा हमको? ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगा बताओ? सब्ट्रैक्ट करना होगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, मतलब इक्वेशन 1 में हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए सिंपली। यस और नो? यस बोलो। सर। चलो, तब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो आ गया, लेकिन उसका ई सेल का वैल्यू आएगा क्या हमको? ई नॉट का वैल्यू तो नहीं आएगा ना वैसे सब्ट्रैक्ट करने पे, आएगा क्या? नो। नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, उसके लिए डेल्टा जी का हेल्प लेना होगा हमको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा, Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये Cu में कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए हम लोग डेल्टा G1 लिख सकते हैं। डेल्टा G1 नॉट कितना हो जाएगा? माइनस NF इन नॉट सेल, है ना? ये रिलेशन होता है। तो इसके लिए N कितना है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना 2। इन्वॉल्व है? 2। 2 हो गया। F के टर्म में ही रहने देते हैं हम लोग, F कैंसिल आउट हो जाएगा, ये F हो गया हमारा। ठीक है, और ई नॉट सेल इसका कितना दिया हुआ है फर्स्ट वाले इक्वेशन का? 0.337। 0.337 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है। अब सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे बताओ? Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये Cu प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी Cu2 प्लस है ना, Cu2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस में। तो इसके लिए डेल्टा G नॉट 2 कितना आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं बताओ? 1। 1। F NF, और यहाँ इसका ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है? 0.153। 0.153 वोल्ट।
ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको पता है कि इन दोनों को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, आएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन, सी यू प्लस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये हमारा आ जाएगा सी यू, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था। तो इक्वेशन 1 में हम लोग इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आया। तो ये अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका जो डेल्टा जी आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का, ये भी कैसे आना चाहिए, डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा, सब्ट्रैक्ट करने पे ही आना चाहिए। Yes, हम sir. लोग डेल्टा जी के वैल्यू को तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? Yes, यस sir. और नो? तो यहाँ पे देखो अगर इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके ये रिक्वायर्ड इक्वेशन लाए तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट कितना हो गया, डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा जी टू नॉट। समझ में आया बात? यस और Yes, नो? yes, sir. अब देखो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन एफ इनॉट सेल यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन पे अप्लाई करोगे तो माइनस एन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1. 1। एफ एफ के टर्म में ही रहने दो, वो उधर कैंसिल आउट हो जाएगा। और ई नॉट सेल इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का हमको चाहिए तो इसका ई नॉट हम रहने देते हैं, ई नॉट के टर्म में ही, इक्वल टू। अब यहाँ देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आ रहा है हमारा, ये आ गया तुम्हारा 0.421. 0.421 या 521, एक बार अच्छे से कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 521. Yes, sir. 0.52. माइनस 0.521 एफ, यही हो जाएगा ना। उन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करो तुम लोग, Yes, sir. देख लो, डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा जी टू नॉट वो एफ के टर्म में ही आएगा। तो देखो माइनस 0.521 एफ आ रहा है सबका। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे देखो इजिली हम लोग माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एफ एफ कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके लिए ई नॉट कितना आ गया हमारा, 0.521 वोल्ट, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया प्रोसेस? ये बताओ। Yes. 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 तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए उसका ई नॉट का वैल्यू हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा जी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। तो हर एक रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और डेल्टा जी का रिलेशन हमको पता है ई नॉट से, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हर एक रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका डेल्टा जी का वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी तरह से उसका डेल्टा जी का वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होके निकल जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखोगे और उधर जो आया वैल्यू उन दोनों का इक्वेट कर दो। एफ के टर्म में ही रहने देना, एफ का वैल्यू मत पुट करना है, क्योंकि एफ एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों साइड, है ना। Okay, sir. तो डायरेक्टली फिर ये ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं प्रोसेस, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि अभी क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को खुद बनाना है। हो जाएगा? पूछना है, किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो, अभी क्वेश्चंस देंगे हम। क्या बोलो, हाँ या नहीं? Yes, sir. हो गया? पूछना है किसी को कुछ, कोई डाउट है इसमें तो? यस और नो बता दो जल्दी। No, sir. नहीं पूछना है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, दिख रहा है स्क्रीन क्या? Yes, Yes, sir. sir.
क्वेश्चन है, ये हमको गिवन है, गिवन, ठीक है, ई नॉट Fe से Fe2 प्लस, इसका वैल्यू दिया गया 0.44 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, इसका वैल्यू दिया गया 0.77 वोल्ट, ठीक है। फाइंड ई नॉट Fe से Fe3 प्लस। क्वेश्चन क्लियर है? सेम बिल्कुल सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही, है ना। तो वो दो वैल्यूज दिए हैं तुमको, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. चलो फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी। हेलो, आ गया? हेलो, Sir, 0.03. 0.03, 0.033, .033 आ रहा है किसी का? तो 0.03. हम्म 0.03 तो बोले. 0.3 बोले थे ना तुम? ये 0.03 बोले थे. अच्छा, 0.03 बोले थे। चलो ठीक है, ये ई नॉट आ जाएगा 0.033 वोल्ट, ठीक है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का ई नॉट है, ये आ रहा है। आ रहा है किसी का? Yes, sir.
क्या बाकी लोग बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार किए थे, डेल्टा जी निकालो दोनों में, फिर उसके बाद देख लो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है हमको। अरे कुछ ये पूछना है किसी को इसमें ये क्वेश्चन। अभिषेक बन गया? अभिषेक, हेलो, यस सर। बना तुम लोगों से? यस सर। नो सर। अरे तो बोलो ना, वही तो पूछ रहा है। किसको किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? एक, मोहित होस्ट शिफ्ट करो तुम। बस एक ही को डाउट है? दो, तीन, चलो देखो। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नो नहीं सर। दिख रहा है। अरे तो डाउट रहता है तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? हम तो पूछ ही रहे हैं, बार बार पूछते हैं, किसको पूछना है बताओ। फर्स्ट वाले इक्वेशन जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो। एफ से Fe2 प्लस का दिया हुआ है, तो Fe से कोई भी रिएक्शन Fe2 प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ये लॉस हो रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा ना? Yes. यस और नो, बताओ। और इसके लिए ये फर्स्ट रिएक्शन, इसके लिए हमको E1 नॉट कितना दिया हुआ है? 0.44 वोल्ट दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का दिया हुआ है, तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा? Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन Again. एक्सेप्ट कर रहा होगा और ये Fe2 प्लस में चला गया, यही तो हो रहा होगा ना? और इसके लिए E02 Yes. दिया हुआ है हमको, वैल्यू 0.77 वोल्ट। अब जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है देखो, इसके लिए हमको लिखना है ये Fe से Fe3 प्लस में कन्वर्ट करना है, तो Fe से Fe3 प्लस में ये तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और इसके लिए हमको E0 निकालना है, यही कैलकुलेट करना है ना? अब तुम देखो यहाँ पे खुद, ये दो इक्वेशंस तुमको दिए हुए हैं। अब ये दो इक्वेशंस को यूज करके तुमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। कैसे उस दो इक्वेशन को तुम क्या करोगे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा हमारा, बताओ। ऐड कर दो। सिंपली ऐड कर दोगे? ऐड कर दो ये दोनों को तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा हमारा। यस सर। सिर्फ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये बताओ। सब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सर ऐड। ऐड, फिर से सोच लो। नो सर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। खुद तुम लोग देखो यार, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे आएगा? ये रिक्वायर्ड इक्वेशन भी तुम्हारे पास दिख रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सर ऐड।
ऐड कर देंगे। बताओ बताओ जल्दी। ऐड हम लोग किस केस में कर सकते हैं? अगर इक्वेशन 2 को तुम उल्टा कर दिए, इक्वेशन 2 को रिवर्स करके तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। अरे यहाँ पे इन दोनों का ऐसे में ऐड कर दोगे तो ये Fe2 प्लस और इधर भी Fe2 प्लस, ये तो 2Fe2 प्लस हो जाएगा। वो कैंसिल आउट होगा क्या? नो सर। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यहाँ पे। यस सर। हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन तुम देखो क्या चाहिए हमको, Fe चाहिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में, Fe3 प्लस चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये कैसे आएगा? और राइट हैंड साइड में हमको 3 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में तो 2 इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो अगर ये सेकंड इक्वेशन को तुम उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो उसको उधर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना जाके। यस सर। और ये Fe2 प्लस जो फर्स्ट इक्वेशन में था और सेकंड इक्वेशन में जो Fe2 प्लस होगा, एक ऊपर प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और Yes, ये sir. Fe3 प्लस इधर माइनस में, उसको उस साइड ले जाओगे तो वो प्लस में चला जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? क्या करना है बताओ? सब्ट्रैक्ट कर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2, और वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। तो हमको पता चल गया कि 1 - 2 करने पे हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट भी क्या होगा उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का? हमारा डेल्टा G1 नॉट और माइनस डेल्टा G2 नॉट, यही करना होगा हमको। बताओ। यस सर। अब डेल्टा G1 नॉट कैसे लिखेंगे हम लोग? माइनस NF ई नॉट सेल। तो n का वैल्यू कितना है फर्स्ट वाले रिएक्शन में? n कितना इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है? 2। टू f के टर्म में ही रहने दो। ई नॉट सेल कितना है फर्स्ट वाले में? 0.44। 0.44 चलो इसमें माइनस कर दिया हम लोग। अब यहाँ देखो साइन का ध्यान रखना, आगे माइनस है और यहाँ भी माइनस आगे लगेगा। तो माइनस सेकंड वाले इक्वेशन में n कितना इन्वॉल्व है? नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स 1। 1। f के टर्म में ही रहने देते हैं, और ई नॉट कितना दिया हुआ है? 0.77 वोल्ट। ठीक है, और ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन का भी NF ई नॉट से लगाओ, डेल्टा G नॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमारा n कितना इन्वॉल्व है? 3 3। और f और इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन का हमको ई नॉट सेल तो कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ नहीं है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तब इसको सॉल्व करो, देख लो। -3f ई नॉट सेल, और उधर सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? f के टर्म में आएगा तुम्हारा, तो f के टर्म में देखोगे ये आएगा हमारा -0.11 f आ रहा है। देखो तो, यस सर। आ रहा है ना ये? यस सर। चलो, तो एफ कैंसिल आउट कर दो। ए नॉट सेल क्या आ गया? ई नॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन का हमारा ई नॉट कितना हो गया? माइनस 0. सॉरी, माइनस माइनस भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यस तो ये 0.11/3 वोल्ट, तो यही हो जाएगा 0.033 वोल्ट। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? सर नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है? सर स्पॉन्टेनियस। चलो अब समझ में आ गया। बोलो विवेक, यस समझ में आ गया? Yes, sir. अभिषेक, अभिषेक सॉरी, अभिषेक, इसका आवाज ही नहीं आ रहा है।
बाकी ये सबको समझ आ रहा है ऋषि? Yes, sir. मिली? Yes, sir. संजना समझ में आ रहा है? Yes, sir. सुदीप? ये सब तो रिप्लाई ही नहीं करता है कभी। निभा Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो समझ आ रहा है तो एक और इसमें एक फाइनल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस टाइप का, ठीक है? क्वेश्चन sir. है, इफ द, ये बन जाना चाहिए सबसे, इफ द स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल, सर कोई और कलर यूज कीजिए ना। अच्छा ठीक है चलो, अब दिख नहीं रहा है लग। नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ई नॉट जो दिया Yes, गया sir. है Yes, sir. ये ClO3 माइनस से Cl माइनस, इसके लिए दिया गया है 1.45 वोल्ट, ठीक है? और ई नॉट ClO3 माइनस से Cl2, इसके लिए दिया गया है 1.47 वोल्ट। हमको निकालना है ई नॉट Cl2 से Cl माइनस के लिए, ये ई नॉट निकालना है। चलो बनाओ तो, क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लो, ये सिमिलर जैसे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे ही दिख रहा है अभी सबको? Yes, sir. चलो ये Yes, फाइनल क्वेश्चन कर, ये बनना चाहिए सबसे। सॉरी।
हो गया? हेलो, हेलो, कोई बना बोल रहे। नहीं रहा है? बना No. रहे हो? बन गया होगा या नहीं? हेलो, अरे कोई रिस्पॉन्ड करो। बना? अभिषेक, गौरव? नहीं सर। नहीं बन रहा है, बताना पड़ेगा क्या? यस सर। अच्छा, सारा हम ही बता दें तीनों? नहीं, बोले थे ये खुद से बनाना हो, फिर भी नहीं बन रहा है ये तुम लोगों से। सर 1 मिनट रुक जाओ। चलो 1 मिनट और रुक जाते हैं। हो गया 1 मिनट? चलो देखो, सबसे पहला जो है, हम जो डेटा दिया गया हमको, ये क्या है? ClO3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में, यही है ना? बोलो। इसी के यस लिए सर। डेटा दिया गया, ClO3 से Cl माइनस। अब यहाँ पे बताओ तो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर है -1, और यहाँ पे ClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ClO3 माइनस में +5। ठीक है, अब ये +5 से -1 जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? गेन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। तो +6 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया और उधर चला गया। और इसके लिए E1 नॉट दिया हुआ है 1.45 वोल्ट दिया हुआ है। कोई दिक्कत? सेकंड सर। केस में हमको दिया गया है ClO3 माइनस जो है, ये जा रहा है Cl2 में। अब Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ClO3 माइनस में है +5। अब ये +5 से 0 जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस? Again. कितने गेन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5। +5 इलेक्ट्रॉन। और ये E02 दिया गया हमको, इसके लिए 1.47 वोल्ट। और जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये है Cl2 से ये कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में। तो Cl2 से याद देखो, 0 से ये -1 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1. या लॉस करेगा? Lost 1.
लॉस 1 या Gain गेन 1, 1? gain 1. गेन 1 ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये Cl माइनस में चला गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन तुमको पता है, ऊपर में ये दिया हुआ है ये दोनों। अब उससे तुमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, क्या करना होगा? उन दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम लोग? Subtract. Sir, सिंपली subtract. सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। और क्या, 1 माइनस 2 करोगे ना, सिंपली दिख ही रहा है तुम लोगों को। तो ये जो नेट इक्वेशन है उसमें जो हमारा नेट इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट आएगा, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2, यही होगा। अब नेट इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 1 F, और इसका नेट इक्वेशन का ई नॉट हमको कैलकुलेट करना है। चलो, अब डेल्टा G1 नॉट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले वाले इक्वेशन में देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखोगे? n का वैल्यू 6, F और E1 कितना है? 1.45 माइनस, यहाँ हो गया सेकेंड वाले इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 इंटू एफ इंटू 1.47। चलो इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। 1 इंटू एफ इंटू ये इधर ई नॉट हो गया, और इस साइड ये पूरा सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? मेरे पास जो आंसर है ये है -1.35 एफ, यही आ रहा है क्या Yes. एफ के टर्म में? Yes. अब देखो इधर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एफ एफ कैंसिल आउट, ई नॉट का वैल्यू क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 1.35 वोल्ट। यही आया आंसर। कोई कैलकुलेट कर पाए थे ये? बताओ। Sir, 1.4 आया। 1.4 कहाँ से आएगा? गलत है क्या? मल्टीप्लाई कर लो यार, ऊपर देखो 1.35 आ रहा है या 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? मेरे पास तो यही आंसर है, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन तुम लोग। क्या आया बताओ अभिषेक? हेलो, अरे अब तो बोलो क्या आया। इतना तो बता दिए, कैलकुलेशन भी करके नहीं बता सकते हो अब? सर यही आ रहा है। ये आ रहा है, तो क्यों नहीं बना था ये यार? इसमें क्या कुछ अलग किए क्या डिफरेंट? वही तो सेम स्टेप था इन्वॉल्व जो पहले किए थे। तुम लोग को सेम सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन देते हैं फिर भी नहीं बनता है। अब इसी में कुछ और चेंज करके दे देंगे तब तो और नहीं बनेगा। तो सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया ऊपर से, तो ये तो बनना चाहिए था ना। अब बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस देंगे तो? ये बताओ। Yes sir. अच्छा, ये तो हर बार तुम लोग यस बोलते हो, फिर तो मेरे को ही बताना पड़ता है। चलो, अब बुकलेट के क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ये जो पहला टाइप का है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब तुम लोग बुकलेट से उठा के बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्स्ड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नर्स्ड इक्वेशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज आज सब ये चैप्टर तुम लोग स्टार्ट कर दो बनाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? न्यूमेरिकल सब आ गया है, समझ में आ रहा है ना कैसे अप्रोच करना है? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. चलो, तो पहला क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? फिर चलो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और है क्या इस वीक में क्लास है तुम लोगों का? और No sir. No, sir. अब नहीं है इस वीक में? No, sir. No sir. नो सर, तो चलो ठीक है, तो फिर बनाओ। तुम लोग तब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दो, और जिसका केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ है वो सब भी खत्म कर लो। इस वीक में टेस्ट है क्या तुम लोगों का? नहीं है ना? तो जिसको No. इसको डाउट है ना केमिकल काइनेटिक्स में, हम एक डाउट क्लास लगा देंगे संडे को, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स पूछना था ना बहुत लोगों को। Yes.
तो हम संडे को मोस्ट प्रोबेबली एक डाउट क्लास लगा देंगे, ठीक है, टाइमिंग बता देंगे, ठीक है। तो उसमें तब तक बना लेना, जो भी बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बनाओ, तो अब स्टार्ट करो। तो काइनेटिक्स का हम डिस्कस कर लेंगे संडे को, टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। यस सर, चलो थैंक यू सर। चलो फिर Thank you. ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।